आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर होगी। और उसी तैयारी में हम चाहते हैं कि हमारा भी योगदान हो। तो उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज हम एक और प्रैक्टिस सेशन आपके साथ लाए हैं। इस सीरीज़ में ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। आज का प्रैक्टिस सेशन आज जैसे कि आपको पता है पिछले 2 प्रैक्टिस सेशन ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड थे, उन पर फोकस्ड थे। तो आज का भी जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें भी हम ईवीएस पेडागोजी को कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एज अ पीवाईक्यू आपके एग्जाम्स में आए हैं उनको हम कवर अप करेंगे। और मेनली मोटिव इसलिए है क्योंकि हम वही क्वेश्चन से डील करना चाहते हैं जो ऑलरेडी एग्जामिनर ने सेट करे हों, क्योंकि उसकी मेंटलिटी को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे एक्चुअल में उनकी मेंटलिटी पता लग जाए कि जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम पढ़ते बहुत हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट से कैसे एग्जामिनर अपने लिए मतलब हमारे लिए वो क्वेश्चन सेट करता है अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी ओर से। तो उन्हीं को जानने के लिए इन पीवाई के क्वेश्चन की एनालाइज करना, इनकी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका हमारा ये मकसद नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको एज इट इज़ आपको एग्जाम्स में छपे हुए मिले, ना हम ऐसा कोई दावा करते हैं, है ना। तो ये बात आपको पहले से अपने लेवल पर समझनी होगी, सोचनी होगी। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। अगर आपने पिछले ईवीएस से रिलेटेड ऑलरेडी 2-3 प्रैक्टिस सेशन आ चुके हैं, वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। उनकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी या प्लेलिस्ट इजीली आपको चैनल पर मिल जाएगी। बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। अगर आपने ये पीडीएफ चाहिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की, पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, तो आपको इजीली हमारे पेडल अप ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी। और आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप पेडल अप ग्रुप पर ही हमसे कनेक्ट करके जुड़ सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस दोनों की लिंक या तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बात करते हैं सीधे क्वेश्चनों की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जनरली गर्ल्स आर बेटर कुक्स देन बॉयज़, ये बात सही है, या बेटर कुक होगा, यहाँ कुक्स थोड़ा सुटेबल नहीं है। या एशियन आर नॉट गुड इन स्पोर्ट्स, या जनरली गर्ल्स हैव लेस मसल मास कंपेयर टू बॉयज़, या बॉयज़ एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन रेसलिंग। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा है। तो मेनली अगर स्टीरियोटाइप की बात करें तो देखो, एशियन इसमें आपका गर्ल्स बॉयज़ दोनों कवर हो रहे हैं तो स्टीरियोटाइपिंग है नहीं। बॉयज़ एंड गर्ल हम दोनों लेके चल रहे हैं तो इसमें भी स्टेरियोटाइपिंग नहीं है। अब हो सकता है आप कंफ्यूज हो फर्स्ट एंड थर्ड में, तो जरा इन्हें बारीकी से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला कहता है जनरली गर्ल्स आर बेटर कुक देन बॉयज़, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, जनरली गर्ल्स हैव लेस मसल मास कंपेयर टू बॉयज़। तो यहाँ आपको जेंडर स्टेरियोटाइप और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स पर बारीक अंतर को समझना पड़ेगा। जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड है वो कहीं ना कहीं आपके एक्चुअल बायोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बता रहा है कि एक्चुअल में बायोलॉजिकल की ऐसी कई बायोलॉजी में ऐसी कई रिसर्च हुई मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर, जिनमें बताया गया है जो गर्ल्स का मसल मास होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ कम होता है। तो ये आपका जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इसको आप लिंग रूढ़िवादिता से जोड़ने की कोशिश ना करें। लेकिन आप क्या ऐसे हमें बता सकते हैं, ऐसे कई लोगों को आपने नाम सुना है एज एन जो बॉयज़ हैं और बहुत अच्छे कुक भी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कभी भी कि केवल और केवल आपकी लड़कियां ही अच्छी कुक होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्टिविटी बैठा रहा है वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से है। तो हमारा आंसर बनेगा पहला वाला, ना कि थर्ड वाला। ये बारीक डिफरेंस आपको पहचानना होगा। और अगर नहीं आया समझ में, एक बार आप वापस से बैक जाके रिवाइज करेंगे, रिवाइंड करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप जब सीसी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म मिलती है कंप्रीहेंसिव, ठीक है, क्योंकि सीसी का फुल फॉर्म है कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंशन इवैल्यूएशन। तो आपको ये बताना है जो कंप्रीहेंशन जो टर्म है वो उसका मतलब क्या है, क्या मानी है उसका। तो कंप्रीहेंशन की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वो स्कॉलस्टिक एंड नॉन स्कॉलस्टिक एरिया ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ। सेकेंड, रेगुलरिटी इन असेसमेंट, आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज, या इवैल्यूएशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो अगर बात करें कंटिन्यूस मतलब सतत की, तो आपको कंटिन्यूस उसका आकलन करना है, मूल्यांकन करना है, बच्चे को ऑब्जर्व करना है उसकी ग्रोथ को, ठीक है। ये तो हो गया कंटिन्यूस का मतलब। कंप्रीहेंसिव का मतलब बना है व्यापकता, समग्रता, कितनी आपकी असेसमेंट की रेडियस या उसका कहें डायमीटर है, इस बात को इंडिकेट करता है। तो इसमें आपका स्कॉलस्टिक एरिया भी आता है बच्चे का, को नॉन स्कॉलस्टिक एरिया भी, है ना। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों पक्षों को हम इसमें लेके चलते हैं। अगर बच्चा खेल भी रहा है तो वो आपका शैक्षणिक में नहीं आता है, फिर भी हम उसको असेस करेंगे। तो ये आपकी समग्रता को दर्शाता है या व्यापकता को दर्शाता है। तो हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करें, ई वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू सीसी अप्रोच। मतलब आपको ये बताना है जिस ईवीएस या मूल्यांकन के लिए हमने सीसी अप्रोच को अपनाया है उसका क्या मतलब है, उसके अनुसार क्या चीज़ सही है। इनकरेज आर्ट एंड क्राफ्ट कैपेबिलिटीज, या टूल फॉर प्रमोटिंग सेंसिटिविटी अमंग लर्नर्स, या रेफर टू स्टैंडर्डाइज टेस्ट डेवलप्ड बाई टीचर, इज अ प्रोसेस
ऑफ फाइंडिंग आउट एक्सटेंड डिजायर्ड चेंजेस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट। तो जो CC है वो केवल आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी को प्रमोट नहीं करती है, टूल नहीं है उसका। स्टैंडर्डाइज टेस्ट सभी के लिए सेम टेस्ट ये भी नहीं है। मेनली इसका मतलब है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट का आकलन करना, है ना। तो बच्चे की हर पक्ष को, अधिगम के हर पक्ष को हम कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करेंगे, आंकेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। तो वही इसके अंतर्गत आएगा, आपका CC के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है असेसमेंट एज लर्निंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर। आपको ये बताना है, आपने जो आकलन मूल्यांकन पढ़ा है तो उसमें 3 पढ़े होंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। तो आपको ये बताना है असेसमेंट एज लर्निंग के तौर पे आपकी इनमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की, पीयर असेसमेंट की, समेटिव असेसमेंट की, या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की। तो देखो यहाँ जो टर्म है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, उसमें आता है आपका समेटिव असेसमेंट, ठीक है। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर आप टेस्ट लेंगे और बच्चे को सीधा पास फेल करके बता देंगे। या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग आता है, जो ड्यूरिंग द आपका सेशन चलता है, आप यूनिट मतलब जो चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, चैप्टर के बाद में मूल्यांकन करेंगे, जांचेंगे कितना बच्चे को आया, कितना नहीं आया, नहीं आया तो उसका कहीं रेमेडियल टीचिंग करेंगे। इस तरीके की चीज़ों असेसमेंट फॉर लर्निंग में आती है, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। बट असेसमेंट एज लर्निंग में या तो बच्चा खुद का आकलन करेगा या उसके साथी समूह उसका आकलन करेंगे, जो कि उसे फीडबैक देंगे कि अच्छा उसने इतनी प्रोग्रेस की, इतनी करनी बाकी है। तो ये उसमें किस में आएगा, असेसमेंट एज लर्निंग में। तो इसका में जो शामिल नहीं हुआ वो है आपका C वाला, क्योंकि ये समेटिव असेसमेंट है, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आएगा। तो A, B एंड D इसमें शामिल होंगी। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, इनको देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। बाकी आप खुद से जब समझेंगे और खुद को उसका निष्कर्ष निकाल के देंगे तो इतना टाइम लगेगा नहीं ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। और आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। वो एक्सप्लेनेशन देने की वजह से आप समझ रहे होंगे कितना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को इतना टाइम देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ CC। आपको ये बताना है CC के बारे में इनमें से कौन सा नेचर आपको देखने को मिलता है, या CC का नेचर इनमें से कौन सी चीज़ डिफाइन करती है। असेसमेंट विच इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर, तो बिल्कुल नहीं, ये कंटिन्यूस है, आपका सतत है, तो एंड ऑफ द ईयर नहीं होता है। दिस असेसमेंट ऑफ वॉट हैज़ बीन लर्न इंस्टीड ऑफ असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग। दिस इज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न कंस्ट्रक्टिवली, बिल्कुल सही है बात। या दिस इन एन असेसमेंट फॉर लर्निंग इंस्टीड ऑफ असेसमेंट ऑफ वॉट हैज़ बीन लर्न। तो यहाँ अगर बोला गया असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं है, ठीक है, ये तो ये कट जाएगा, क्योंकि जो आपका CC है वो कहीं ना कहीं सततता को बताता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग आपकी कंटिन्यूटी को दिखाता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो D सही बैठेगा, और आपका कौन सा सही बैठेगा, आपका C वाला। सो C एंड D बोथ आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। ये आपका हिंदी वाला हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करें, समेटिव असेसमेंट आपको बताना है कि क्या होता है। अभी हमने डिस्कस करा है, तो मैं ये चाहूँगा कि इसका आंसर आप एज अ होमवर्क आप हमें लिख कर भेजें, ताकि पता लगे कि एक्चुअल में आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको खुद इसके बारे में जानकारी मिले। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अ टीचर रिफ्लेक्ट्स जेंडर वाइज। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कहीं ना कहीं जेंडर वाइज को टीचर की रिफ्लेक्ट करता है। स्टूडेंट्स हैव, ऑल ऑफ यू हैव डन वेल, मतलब बच्चों आपने बहुत अच्छा किया, छात्रों आपने बहुत अच्छा किया। या वॉयस यू ऑलवेज मेक नॉइज, बॉयज एंड गर्ल्स लेट ऑल प्ले अ गेम। या स्टूडेंट्स आई एम नॉट हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। तो देखिए स्टूडेंट जो वर्ड है वो आप कह सकते हैं कॉमन वर्ड है, दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसमें दोनों यूज़ किए गए हैं, इसमें भी दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। बट जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है उसमें ओनली फॉर किसके लिए कहा गया, वॉइस के लिए। और ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि केवल लड़के ही शोर मचाते हैं, है ना। शोर तो कोई भी मचा सकता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जेंडर वाइज को शो करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इफेक्टिव इन ब्रेकिंग सब्जेक्ट बाउंड्रीज रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम और अ कंसर्न इन EVS। आपको ये बताना है किसी एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए हम EVS में, और या इस समस्या को समाधान करने के लिए कि पर्टिकुलर हमें किसी सब्जेक्ट को बाउंड्री में निर्धारित ना करें, उसके लिए हम क्या करें, ग्रुप डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर या फिल्म शो। तो अगर आपको सब्जेक्ट की बाउंड्री को तोड़ना है, आप चाहते हैं और सब्जेक्ट के दायरे में जाकर भी बच्चों को अधिगम कराएं ताकि उन्हें समग्रता से वो चीज़ का ज्ञान हो, होलिस्टिक वे में वो चीज़ समझ पाएँ, तो हम ग्रुप डिस्कशन कराएंगे। उसमें कोई भी बाउंड्री तय नहीं होती। आप हो सकता है एक ऐसा टॉपिक कर रहे हैं, मतलब वाटर एक कॉमन टॉपिक, कभी डिस्कशन में आप मान लो साइंस साइड में चले जाते हैं, कभी उसका सोशल एस्पेक्ट दिखाते हैं बच्चों को। तो इस तरीके से आप बाउंड्री को निर्धारित नहीं करते, तो आपका ये ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से बहुत ही सुविधाजनक होगा।
इफ़ यू फाइंड एनी टॉपिक इन ईवीएस डिफ़िकल्ट टू टीच व्हाट वुड डू यू एज अ टीचर, मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लग रहा है, तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे? रिपीट द मेन टू पॉइंट, आप बार बार रिपीट करेंगे, या क्वेश्चन आंसर करेंगे स्टूडेंट से, या रीड इट लाउड और टीच इट, मतलब आप इसे पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, या यूज स्ट्रेटेजी ऑफ टीम टीचिंग, या आप कहीं ना कहीं टीम टीचिंग या इस तरीके की स्ट्रेटेजी का यूज़ करेंगे। तो देखो, जब आप ही को पढ़ाने में डिफिकल्ट लग रहा है तो आप रिपीट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, और जब आप ही को नहीं आता तो आप क्वेश्चन क्या करेंगे बच्चों से? आप पढ़ लेंगे और फिर पढ़ाएंगे, तो ये मददगार हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है आपको पढ़ने से समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें बोल रखा है कि ऑलरेडी ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है। बट यहाँ आप एक स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं जिसे हम टीम टीचिंग बोलते हैं, यानी कि आप दूसरे और शिक्षकों की उसमें क्या ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। द कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच इन ईवीएस इज, आपको ये बताना है कोऑपरेटिव जो लर्निंग अप्रोच यूज़ की जाती है ईवीएस में वो क्या है, किस चीज़ को उसका मेन ऑब्जेक्टिव या पॉइंट कह सकते हैं। तो आपने दो प्रकार की लर्निंग पढ़ी हुई, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, टू इन्हेंस वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटी, या फिर हम वैल्यू इन्हांस करते हैं थीम की, वो भी ग्रुप टास्क में, या हम वैल्यू इन्हांस करते हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ की, या टू इन्हांस द वैल्यू ऑफ टीचर एंड द ग्रुप। तो टीचर की कोऑपरेटिव में इन्हांस करने का हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को ग्रुप में इन्हांस करने का भी कोई रीज़न नहीं होता है, थीम भी हम इन्हांस नहीं करते हैं, मेनली हम इन्हांस करने का जो काम करते हैं जिसकी वैल्यू को इन्हांस करते हैं वो है ग्रुप एक्टिविटीज़ का, क्योंकि कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव दोनों में हम ग्रुप बनाते हैं। बस कोऑपरेटिव में टीचर ग्रुप बनाएगा बच्चों, कोलैबोरेटिव में बच्चे खुद अपना ग्रुप बना लेंगे, है ना। और जो कोऑपरेटिव लर्निंग है उसमें 3 से 4 या 5 बच्चों का ग्रुप बनता है, जिसे बजी ग्रुप के नाम से जानते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आइडेंटिफाई द स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेज इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होगी ईवीएस टीचिंग में। क्या वो ऑटोक्रेटिक है, परमिसिव है, इंटीग्रेटेड है, प्रोसेस ओरिएंटेड है? तो ऑटोक्रेटिक निरंकुश शैली हमारी नहीं होगी अगर स्टूडेंट सेंटर में लेके चल रहे हैं, परमिसिव भी नहीं होगी अगर स्टूडेंट सेंटर लेके चल रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड होगी और प्रोसेस ओरिएंटेड भी होगी, जैसे हम लर्निंग ओरिएंटेड कहते हैं, है ना। तो सी एंड डी हमारे आंसर बनेंगे, इस हिसाब से ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्लास 4th चैप्टर ऑन चेंजिंग टाइम, मतलब क्लास 4th में आपको एक टॉपिक मिलेगा चेंजिंग टाइम को लेकर, स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब इस टॉपिक को लेकर बच्चे क्या अपने दादा दादी से इंटरेक्ट करते हैं। तो आप इस अप्रोच को क्या कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे, आर्कोलॉजी कहेंगे, रिटन रिकॉर्ड करेंगे, या ओरल हिस्ट्री कहेंगे? तो ये जो अपने दादा दादी से बातचीत करना, फिर उनकी वो कहानियाँ बताना जो अपने बचपन की कहानियाँ बताना, तो ये कहीं ना कहीं ओरल हिस्ट्री के अंतर्गत आता है ना। क्योंकि वो आपको कोई लिखा हुआ कोई वो स्ट्रक्चर या डायरी नहीं दिखा रहे हैं एज एन रिकॉर्ड, तो आपको ये इसके इसमें आएगा, ओरल हिस्ट्री में काउंट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोरमा एक है, आस्क हर स्टूडेंट, टीचर है जो अपने बच्चों से पूछती है, हाउ मैनी लेग्स डज द एनिमल अराउंड देम हैव, मतलब आपके आसपास जितने एनिमल में उनके कितने पैर हैं। तो एज अ टीचर और एज एन ईवीएस टीचर आप मतलब किस चीज़ को, किस ऑब्जेक्टिव को कहीं ना कहीं इस एक्टिविटी के थ्रू अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं या बच्चों में लाना चाहते हैं, या किस ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। टू एक्वेंट स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मतलब आप डिफरेंट जानवरों के बॉडी पार्ट्स बताना चाहते हैं, अलग अलग तरीके के कौन कौन अंग होते हैं उनके अंदर, या बच्चे के अंदर ये चीज़ इनेबल करना चाहते हैं कि वो डाइवर्सिटी को समझें, या उन्हें कहीं ना कहीं नेचुरल क्यूरियोसिटी को जगाना चाहते हैं, या उनके कहीं ना कहीं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लोरेशन स्किल उनकी ईवीएस या प्रोसेस स्किल उनकी टॉपिक के थ्रू अच्छे से निखर के आए। तो मेनली हमारा उनको बॉडी पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स बताना नहीं है, क्योंकि हमने पर्टिकुलर एक ही चीज़ को मेंशन किया है वो है लेग्स। अगर हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स की बोलते तो हाँ, हम उन्हें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में भी बताना चाहते हैं, बट यहाँ हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट के बारे में बताने का कोई मोटिव नहीं है। हम बस उन्हें डाइवर्सिटी बताना चाहते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी रियल लाइफ से कनेक्टेड है, साथ ही साथ हम उनकी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन स्किल को मजबूत करना चाहते हैं। तो बी सी डी हमारे सही आंसर होंगे, इससे सबसे ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है, ये हिंदी में आप देख सकते हैं, अगला है कि असरसर और रीजनिंग की प्रोवाइड एट प्राइमरी लेवल ईवीएस हैज़ थीम्स इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपिक। आपको पता है कि ईवीएस में थीम होती है ना कि टॉपिक, प्राइमरी लेवल पर बात सही है। अब जो रीज़न है वो ये है, थीम बेस्ड ईवीएस लर्निंग इज ईजी फॉर टीचर एंड स्टूडेंट एज कम्पेयर टू टॉपिक। क्या जो थीम बेस्ड अप्रोच है, थीम बेस्ड जो हम लेके चलते हैं ईवीएस में, वो ज़्यादा सरल और अच्छी होती है एज अ टीचर या एज एन स्टूडेंट समझने के उद्देश्य से। तो बिल्कुल सही, ईवीएस में टॉपिक नहीं है, थीम है आपका। थीम क्यों है? क्योंकि थीम इंटर रिलेट करती हैं चीज़ों को और वो समझने में बहुत ही आसानी होती है, और
वो कहीं ना कहीं होलिस्टिक रूप में बच्चे को चीज़ें सामने रखती हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर बनेगा। अब एक क्वेश्चन है कि Aisa, an EVS teacher of class 5th, asked her student to differentiate different kind of homes seen in rural and urban areas based on the type of material used in the house. What skill are being encouraged in this activity? देखिए ये क्वेश्चन भी आपका प्रोसेस स्किल पर है कि जो टीचर है आयशा, वो कहीं ना कहीं बच्चों को डिफरेंट काइंड के जो होम्स होते हैं, चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में, उनको कहीं ना कहीं छांटने का, बताने का काम करती है। तो उस हिसाब से उसका क्या मेन मोटिव है, किस तरीके की प्रोसेस स्किल वो बच्चे में डालना चाहती है। तो इसमें मेनली क्या है, बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, फिर क्लासीफाई करेंगे कि अच्छा ये अर्बन एरिया में इस तरीके से बनते हैं, ये रूरल एरिया में इस तरीके से बनते हैं। क्लासिफिकेशन हो गया, इन्फरिंग होगा और कम्युनिकेट भी करेंगे आसपास के लोग, अच्छा यहाँ सीमेंट का यूज़ हुआ है बट यहाँ मिट्टी का क्यों हुआ है। तो हमारा जो प्रोसेस स्किल बच्चे में या जो स्किल डेवलप होंगी, जो इनकरेज जिन स्किल को किया जा रहा है इस एक्टिविटी के थ्रू, वो है आपका ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, इन्फरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो ये मैंने कहा है कि आप प्रोसेस स्किल जरूर पढ़ के जाएं, ये आपका हिंदी वाला हो गया। अब बताना है, सुनीता टॉट हर स्टूडेंट अबाउट द रिच फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, देन सी टुक हर स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी क्लास टू द नेशनल पार्क। मतलब पहले वो कहीं ना कहीं फ्लोरा एंड फौना के बारे में बताती है, फिर उन्हें नेशनल पार्क लेके जाती है। द टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी विल हेल्प फॉर स्टूडेंट। आपको ये बताना है इस तरीके की टीचिंग लर्निंग जो स्ट्रेटेजी है वो बच्चों को किस चीज़ में मदद करेगी। उन्हें कहीं ना कहीं फ़न देगी, इन्जॉयमेंट कराएगी जो ट्रिप के माध्यम से मिलेगा, या रिस्पेक्ट डेवलप करेगी नेचर के बारे में, या कहीं ना कहीं कोरिलेट करेगी क्लासरूम की लर्निंग को रियल लाइफ से, या स्किल डेवलप करेगी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर। तो कहीं ना कहीं पहले उसने क्लास में चीज़ पढ़ाई, फिर उन्हें फिजिकल टच, कंक्रीट टच देने के लिए वो ट्रिप पे लेके गई। तो हमारा जो है कि क्लासरूम लर्निंग को वो रियल लाइफ लर्निंग से कोरिलेट कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एन EVS टीचर ऑफ क्लास 5th shows a video to her student in which a wool rock cart was carrying a heavy load due to which the wool was not able to walk properly। मतलब EVS टीचर एक कहानी या वीडियो दिखाता है जिसमें कहीं ना कहीं आपने बैलगाड़ी देखी होगी, उस पर बहुत सारा भारी सामान लदा हुआ है जिस वजह से जो बैल है वो चलने में असमर्थ है ना। तो इस तरीके की वीडियो के माध्यम से बच्चों से आप किस चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं और किस चीज़ की इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं, या क्या सोचने पर उन्हें मजबूर करना चाहते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ बुल, मतलब जो बैल है उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं, या बुल कार्ड की जो इंपॉर्टेंस है वो ट्रांसपोर्टिंग में वो बताना चाहते हैं, या अब ये बताना चाहते हैं कि कहीं ना एनिमल्स पे हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन है ये एनिमल का, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वजन उनके ऊपर रख रहे हैं, या आप बुल की और साथ ही साथ जो हमारी बैलगाड़ी है उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं। तो इसमें एक वर्ड है कि उसने इस चीज़ को मेंशन किया है कि कितना हैवी लोड बुल के ऊपर है, साथ ही साथ वो चल भी नहीं पा रहा प्रॉपर्ली। तो कहीं ना कहीं जो जिस चीज़ का अंतर्गत आएगा वो है एक्सप्लोटेशन ऑफ एनिमल्स एंड कैरिंग हैवी लोड। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको आप आराम से लगा सकते हैं किस तरीके से हम पशुओं का शोषण कर रहे हैं, इस चीज़ को कहीं ना कहीं वो बताना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाइल प्रेजेंटिंग चैप्टर 3 वाटर, तो आपने वाटर की आपने कहीं ना कहीं पोएम सुनी होगी, उसके बारे में है कि सीमा कोरिलेट्स द लाइन ऑफ पोएम। मतलब वाटर की जो लाइन है पोएम की वो कोरिलेट कर देती है कि जो फ्लड आती हैं वाटर की वजह से उस टॉपिक से, और उस गुजरात में जो फ्लड आई थी उसको भी रिलेट कर देती है। तो उसका क्या, किस तरीके क्वेश्चन को वो कहीं ना कहीं डिस्कस कर रही है ये आपको बताना है। क्लासरूम डिस्कशन को ज़्यादा एक्टिव होगा इसके माध्यम से, फोटोग्राफ्स होगी या वर्किंग मॉडल्स या विजिट ऑफ फ्लड एरिया, या फ्लड एरिया पे बच्चों को ले जाना। तो फ्लड एरिया पे ले नहीं जाएंगे, इस तरीके की फ्लड में हाँ मॉडल्स बन सकते हैं, बट ज़्यादातर अप्रोप्रिएट होगा कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं तो क्लासरूम डिस्कशन कि अच्छा वहाँ फ्लड आई थी और ठीक है फ्लड से क्या होता है, फ्लड कैसे इस तरीके की डिस्कशन बच्चों से करेंगे तो उनके खुद के क्वेश्चंस निकल के आएंगे, है ना। और उन क्वेश्चन से हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो उसी रीजन से बिलोंग करता हो जहाँ फ्लड आती रहती है, तो वो उसके आंसर देगा क्योंकि वो उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस में शामिल है। तो क्लासरूम डिस्कशन इज़ द बेस्ट मेथड टू डिस्कस दिस टॉपिक, और आप बच्चों की इस टॉपिक को रिलेटेड जो लर्निंग कराना चाहते हैं उसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि, तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।